ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। बढ़ानी होगी सरकारी खर्च की गुणवत्ता। तो ये आप देखते हैं, अमेरिका पर दुनिया भर के तमाम मामलों में दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिकी यात्रा पर गए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई है। तो बीते दिनों बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी हस्तक्षेप की बात सामने आई। भारत में भी चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में बड़ी रकम दांव पर लगाने की बात सामने आई। अपने ऐसे अभियानों को सफल बनाने के लिए अमेरिका को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह रकम मुख्य रूप से सरकारी खजाने से आती है। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के पक्ष में वहां तमाम आवाजें बुलंद हो रही हैं। और इसी सिलसिले में ट्रंप प्रशासन एलन मस्क की अगुवाई में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डीओजीई यानी सरकारी दक्षता विभाग के जरिए बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। और इसमें अनावश्यक नौकरशाही के आकार को घटाने से लेकर फिजूल खर्च रोकने के उपाय तलाशने जाएंगे। डीओजीई की इस पहल ने दुनिया भर में सरकारी मशीनरी के दायरे और उसकी प्रासंगिकता को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत भी ऐसे सवालों से अछूता नहीं है, लेकिन अगर इस पर गहराई से विचार करें तो क्या भारत में सरकारी खर्च को घटाया जाना आवश्यक है? इसका जवाब है नहीं। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। अगर वर्ष 2022 के दौरान भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो यह जीडीपी का 28.62% रहा है। यह चीन 33.4%, ब्राजील 46.38%, अमेरिका 36.2%, फ्रांस 58.32% जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। पूंजीगत व्यय में सड़क और राजमार्गों को ही ले लें तो इन उन पर किया जाने वाला खर्च बहुत गुणात्मक प्रभाव वाला होता है। और इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सड़कों पर किया जाने वाला 1 रुपये का खर्च समग्र अर्थव्यवस्था में 2.5 रुपये के बराबर लाभ दिलाने वाला होता है। और ये आप लोग कभी आंसर राइटिंग इस तरह के टॉपिक पर कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसका उल्लेख वहाँ कर दीजिएगा। इससे कनेक्टिविटी की स्थिति सुधरेगी और परिवहन लागत घटती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। हालांकि यह गुणात्मक प्रभाव पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है कि उसे कितनी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाता है, क्योंकि यदि उसमें हीला हवाली की जाती है तो फिर उसके अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से रहे। और हालांकि पिछले 1 दशक में सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बुनियादी ढांचे में न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक रूप से भी सुधार हो। इसके बावजूद आप देखिए, यह पूरी प्रक्रिया अभी प्रगति में ही है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हों। और डीओजी को लेकर भारत के दृष्टिकोण से यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है कि नियामकीय स्तर पर सुगमता कैसे स्थापित की जाए। ये नियामकीय बाधाएं ही आर्थिक वृद्धि में अवरोध बनती हैं। भारत के मामलों में तो यह कोई दबी छिपी बात नहीं है। हालांकि पिछले 1 दशक में सरकार ने नियामकीय बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें सुसंगत बनाने के हर संभव प्रयास किए हैं और इससे आप देखिए कारोबारी सुगमता बढ़ी है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग में भी झलकती है। फिर भी इस दिशा में बहुत किया जाना अभी शेष है और इन्हीं प्रयासों को और विस्तार देते हुए सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 पारित कराया है। इस कानून के जरिए कई पुरातन प्राविधानों को आपराधिक दायरे से मुक्त किया गया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस विधेयक को नए स्वरूप को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य नियम के पहलुओं को तार्किक बनाते हुए व्यापक कारोबारी हितैषी परिवेश तैयार करना है। 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट में नियामकीय तालमेल बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। इससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में नियामकीय सुगमता एवं आर्थिक सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित भी किया है। अब सभी की नजरें उच्च स्तरीय समिति पर टिकी हैं। इस समिति को आखिर क्या करना चाहिए? वैसे तो अभी तक ना तो इस समिति का औपचारिक खाका सामने रखा गया है और ना ही उसके स्वरूप एवं सदस्यों के विषय में कुछ बताया गया है। ऐसे में उसके लिए कुछ बिंदुओं को सामने रखना उपयोगी होगा। उसे किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए,
और आप देखेंगे कि समिति को किस्तों में सुधार के बजाय निरंतर रूप से साहसिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो उसे नियामकीय मोर्चे पर कायम विसंगतियां एवं विरोधाभासों को दूर करना होगा। ऐसे कानून बनाने होंगे जो उद्यम के अनुकूल हों। दंडिक प्रावधानों को सीमित करना होगा और संसदीय गतिरोधों का तोड़ निकालकर प्रक्रियाओं को गति देने वाले तौर तरीके तलाशने होंगे। पुराने कानूनों को अनिश्चित काल तक कायम रखने के बजाय सनसेट क्लॉज का सहारा उपयोगी होगा। नियामकीय ढांचे की निरंतर समीक्षा, उसमें सुधार के सतत प्रयास भी आवश्यक होंगे। श्रम सुधारों के लिए भी कोई रूपरेखा तैयार करनी होगी। अनुपालन बोझ घटाने के उपाय भी तलाशने होंगे। विधायी परिवर्तनों से इतर उच्च स्तरीय समिति को नियामकीय संस्थाओं की मनमानी और अप्रत्याशितता को भी नियंत्रित करना होगा। उसे नियामकीय अधिसूचनाओं के लिए एक नियत शेड्यूल बनाना होगा। उद्यमों को अप्रत्याशित एवं एकाएक किए जाने वाले परिवर्तनों की तपिश से बचाना होगा। निरीक्षण भी जोखिम आधारित ढांचे के आधार पर ही किया जाए तो बेहतर रहेगा। स्वनियमन और थर्ड पार्टी ऑडिट से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ उत्पीड़न एवं अक्षमताओं के लिए गुंजाइश खत्म करनी होगी। इस प्रकार के समन्वित प्रयासों से हमारे उद्यम लाल फीताशाही के भंवर में फंसने के बजाय कारोबारी वृद्धि और नवाचार पर अपनी ऊर्जा संसाधन लगाने में सक्षम हो सकेंगे। लेखक लोक नीति विश्लेषक, इनका नाम है, आप देखते हैं कि आदित्य सिन्हा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए यहाँ आप देखिए चाइना की बात हो रही है। ये चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। और बजट का शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। भगदड़ की घटनाओं से त्रस्त भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि यहाँ के लोग भीड़ वाले स्थानों में बद इंतजामी के कारण रह रहकर मरते रहें। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचने से 18 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। इनमें अधिकांश वे थे जो प्रयागराज जाने के लिए आए थे। और इसके पहले महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से 30 लोगों के मारे गए थे। भगदड़ वही मस्ती है जहां भीड़ के साथ अव्यवस्था भी होती है। भीड़ नियंत्रण के उपाय नाकाफी या नदारद होते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण के उपाय नदारद थे। रेलवे की ओर से कितना भी कहा जाए कि ऐसा नहीं था, लेकिन सच यही है कि इसकी परवाह नहीं की गई कि रेल यात्री सुरक्षित सुगम तरीके से यात्रा कर सकें। इसकी पुष्टि भगदड़ में मौतों के बाद रेलवे की ओर से किए गए इन उपायों से होती है। अगर अब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें निर्धारित प्लेटफॉर्म से जाएंगी, यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और इतनी से इतनी अवधि के बीच प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? केवल यही कि हादसे के बाद होश आया। यदि ये सारे उपाय पहले से कर लिए जाते तो 18 जिंदगियों को असमय काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता था। और देश की राजधानी में प्रमुखतम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के उपायों की अनदेखी और उसके चलते 18 यात्रियों की मौत से भी खराब बात यह रही कि हादसे के बाद अधिकारी भगदड़ मचने और उसमें यात्रियों के मारे जाने, घायल होने की बात छिपाने के जतन करते रहे। और आप देखते हैं कि छिपाते भी होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कई बार कि वो सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं। अभी तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की सूचना नहीं है और इसी कारण इस पर यकीन करना कठिन है कि जांच सही तरीके होगी और लापरवाही अधिकारी दंड के पात्र होंगे। महाकुंभ में भगदड़ से 30 श्रद्धालुओं की मौत की भी जांच हो रही। जांच पुलिस भी कर रही है, न्यायिक आए हुए। पता नहीं इन दोनों जांचों से क्या सामने आएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महाकुंभ में भगदड़ के करीब 15 घंटे बाद यह बताया गया कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसके उपरांत मृतकों की सूची और मृत्यु प्रमाण पत्र देने में भी देरी खबरें आई हैं। इसके चलते विपक्षी नेताओं को यह आरोप लगाने का अवसर मिला कि महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों का सही आंकड़ा छिपाया जा रहा है। अपने देश में यह सदैव देखने को मिलता है कि सरकारी अधिकारी पहले तो किसी घटना को दुर्घटना को की गंभीरता कम करके बताते हैं और फिर आप देखिए उसमें मारे गए लोगों का विवरण देने में। यह हमारी नौकरशाही की वह विचित्र प्रवृत्ति है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कारण उन जांच पर भी भरोसा नहीं होता है जिसमें अधिकारी ही अधिकारी की जांच करते हैं। जब भी आप देखिए कहीं भीड़ भरे स्थल में कोई हादसा होता है तो उसमें लोग मारे जाते हैं, तो घटना की जांच कराने से यही सुनने को मिलता है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, भविष्य में इस तरह के हादसे को कैसे रोका जाए। हाथरस में आपने देखा 125-26 लोग मारे गए थे, उससे ज्यादा ही, और अभी तक क्या हुआ? उस पर किस पर एफआईआर हुई? जो उसमें आप देखिए मैन जो था उस पर आप देखिए एफआईआर ही नहीं हुई। ऐसा केवल सुनने को ही मिलता है क्योंकि बार बार वैसे ही हादसे होते रहते हैं जैसे पहले हो चुके हैं। कभी कभी तो उन्हें स्थलों पर हो जाते हैं जो पहले हो चुके होते हैं, और इसका उदाहरण कुंभ भी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी। भगदड़ की घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं तो केवल जनहानि नहीं होती है बल्कि देश की बदनामी हुई होती है।
एक ऐसे समय जब देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बातों के साथ इसके लिए प्रयत्न भी हो रहे हों, तब फिर सार्वजनिक स्थलों में भीड़ नियंत्रण के उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। हमारे नीति नियंता और इन उपायों से अनभिज्ञ नहीं है। और सच तो यह है कि भीड़ नियंत्रण के नियम कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन मुश्किल से होता है। अपने यहाँ नियम कानूनों के उल्लंघन की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कारण केवल यह नहीं है कि लोगों को उनकी परवाह नहीं होती है, बल्कि यह है कि शासन प्रशासन के स्तर पर उनके अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाता। प्रायः यह अनुपालन मनचाहे तरीके से होता है। बीते वर्ष 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र के फुलराई गांव में सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचने से 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। घटना की जांच के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें आयोजन की अनुमति न मांगने वालों को भगदड़ का जिम्मेदार माना गया, लेकिन बाबा पर कोई गलती नहीं पाई गई। उनका नाम एफआईआर तक में नहीं था। इसके विपरीत जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर समय थिएटर में भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई तो अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहना कठिन है कि एक जैसे मामले में अलग अलग तरह की कार्रवाई में उचित थी और कौन नहीं, लेकिन अपने देश में भगदड़जनक घटनाओं में कार्रवाई होने या ना होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे हादसे से जरूरी सबक सीखे जा रहे हैं। यह सब से बड़ी त्रासदी। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट हैं, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में तो नीति मान ली गई लोगों का मरना, फिर एक आप देखते हैं कि वो कमेटी बैठा दी जाएगी जांच के लिए, फिर आपने देखा होगा कि वो जांच क्या होता है उसका मालूम ही नहीं पड़ता है, और वो मुआवजा देने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, संवेदनाएं लग जाती है, और वो राजनीति भी होने लग जाती है। मेघमरीचिका ऊर्जा। मेघमरीचिका की को मृग तृष्णा भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि जीवन में उन भ्रामक आकर्षणों एवं इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहना जो कभी पूरी होना संभव नहीं है। मृग मरीचिका तमाम मिथ्या लालसाओं का आकर्षण उत्पन्न करती है, उनके लिए मनुष्य प्रयास भी करता है, लेकिन अंततः परिणाम शून्य ही रहता है। कारण यही कि वह भ्रामकता द्वारा दिया स्वप्न होती है और जिसका कोई यथार्थ भावी अस्तित्व नहीं होता है। क्षितिज के कारण उदाहरण से मृत मरीचिका को सहज ही समझा जा सकता है। दूर से पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, किंतु उस छोर तक पहुंचने पर उस मिथ्या भ्रम की वास्तविकता से हमारा साक्षात्कार होता है। मनीषियों का मत है कि ऐसी भ्रामकता के आकर्षण में निरर्थक दौड़ भाग के बजाय निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए अपने मूल लक्ष्य को प्रति एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। यह सदैव याद रहे कि मनुष्य को ऐसी अनेक मरीचिकाओं ने अपने अंतर्हीन जंजाल में सम्मोहित कर रखा है, जिनका आप देखिए समन और सृजन अबाध गति से सतत चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप इस राह में कुछ लालसाएं छूटती हैं तो बहुत कुछ नहीं जुड़ती हैं रहती हैं, अतः उनके पीछे दौड़ भाग करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस बदहवासी में अपनी अंतरात्मा में बैठे विवेक की शरण लेकर मन की निरंकुश चंचलता को नियंत्रित करने के लिए उद्यत रहना ही श्रेयस्कर होता है। भ्रामक आकर्षण का संबंध लालसा एवं आकांक्षा जैसी सांसारिक विकारों से होने के कारण उम्र का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वृद्धावस्था में भी आप देखिए अक्सर तरुणाई की लालसा देखी जा सकती है। इसलिए मन की चंचलता पर विवेक की लगाम लगाए रखना ही मृग मरीचिकाओं से बचे रहने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? चलिए कुछ बताइए आप लोग भी। ये आप देखेंगे विदेश में नौकरी, आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका अपने यहाँ से अवैध रूप से जो रह रहे हैं उन्हें निकाला जा रहा है ना। इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता है कि पंजाब में युवाओं को सुहाने सपने दिखाकर और मोटा पैसा लेकर अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लगता यही है कि अमेरिका की ओर से अपने यहाँ अनुचित तरीके से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है उससे बचने के लिए ही यह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले बीते कई वर्षों से सक्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि इसके पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसा भी नहीं है कि यह किसी से छिपा हो कि हमारे युवा अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यह बार बार सामने आ रहा है कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात में युवाओं को अवैध तरीके से पश्चिमी देशों में भेजने वाले तथाकथित ट्रैवल एजेंट बेलगाम होकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो इन राज्यों की सरकारों ने उन पर कोई शिकंजा कसा और ना ही केंद्र सरकार ने इसकी चिंता की। ऐसे तत्वों पर लगाम लगे। यदि अमेरिका अपने यहाँ अवैध तरीके से घुसे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर वापस नहीं भेजता तो शायद अभी भी सरकारों की नींद टूटने वाली नहीं थी। और यह
ठीक है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी का सिलसिला कायम होने के बाद केंद्र सरकार इसके उपाय करने जा रही है और दूसरे देशों में नौकरी के इच्छुक युवा वहां जाने के लिए अवैध तौर तरीके ना अपनाए। लेकिन सच तो यह है कि वह भी इस बारे में समय रहते सक्रिय नहीं हो सकी। कम से कम अब तो उसे गंभीरता दिखानी ही चाहिए। और आप देखेंगे कि क्योंकि अवैध प्रवासी देश की बदनामी का कारण भी बन रहा है। देखना है कि कौशल विकास मंत्रालय युवाओं को विधिवत ढंग से विदेश भेजने और उनके वहां रोजगार के अवसर बनाने में समर्थ बनने के लिए जो प्रयास करने जा रहा है उसमें उसे कितनी सफलता मिलती है। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि तमाम संभावनाओं के बारे में भी अभी तक इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए। हाल के समय में यह बार बार सामने आता रहा कि विदेश में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बन रहे हैं, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कम से कम अब तो ऐसा किया ही जाना चाहिए और इसमें सफलता तब मिलेगी जब हमारे दूतावास और उच्चायोग यह देखेंगे कि भारतीय युवाओं के लिए किस देश में रोजगार के कैसे मौके हैं। यह देखने के साथ ही इसके भी जतन करने होंगे कि हमारे युवा विदेश में रोजगार हासिल करने के लिए आवश्यक योग्यता दक्षता से भी लैस हों। जंगल की आग, उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर राज्य सरकार समय समय पर सजग हो रही है। यह अच्छी बात है। ये आप देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। उसका सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रमुख वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई और उन्हें जिलों में नोडल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में हर वर्ष आग से वन संपदा की को व्यापक क्षति पहुंचती है। पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि यहाँ किसी भी मौसम में जंगल धधकने लगते हैं और सामान्य तौर पर फायर सीजन की शुरुआत 15 फरवरी से मानी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में इस वर्ष जनवरी के दूसरे पखवाड़े से ही जंगल धधकने लगे गए और अब तक 15 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी है। शीत ऋतु में कम वर्षा को जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने का एक कारण माना जाता है। अगले 4 महीने इस दृष्टि से ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसे में वन विभाग को अति सतर्क रहने की जरूरत है। जिस हिसाब को सूर्य की तपिश अभी से महसूस की जा रही है उसमें जंगलों पर आग का खतरा और गहराने के आसार बन रहे हैं। वन विभाग को जंगलों को आग से बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यदि विभाग जन सहभागिता पर जोर दे रहा है तो उसकी भी वजह है क्योंकि विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जंगलों में आग लगने पर स्थानीय लोगों की मदद से ही उस पर काबू पाया जा रहा है। आग लगने के कारणों को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते तो कई बार छोटी छोटी मानवीय भूल जंगलों में आग लगने का कारण बन जाती। दोनों ही स्थितियां घातक हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाएं, नुकसान, चुनौतियां, चलिए जान लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों संसद में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से कुल 2,936 लोगों की मौत हो गई है और इन आपदाओं के कारण केवल मानव संसाधन ही नहीं अब तो बुनियादी ढांचे और कृषि का भी व्यापक नुकसान हुआ है। 2024 में आपदाओं से 3.63 लाख से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 14.24 लाख हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित हुई है। आपदाओं की चपेट में आने से 61,826 मवेशी भी मारे गए। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती बारंबारता और उससे होने वाले नुकसान के मद्देनजर प्रभावी नीतियां और आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। गत वर्ष देश कई प्राकृतिक आपदाओं का साक्षी बना है। चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं ने विभिन्न राज्यों में व्यापक क्षति पहुंचाई है। मई में आए चक्रवात रेमल के कारण भीषण आंधी आई और भारी वर्षा हुई, जिससे बंगाल, मिजोरम, असम, मेघालय में लगभग 3 दर्जन लोगों की जान चली गई। वहीं जुलाई में केरल में हुई मूसलाधार वर्षा के बाद भूस्खलन की भयावह घटना में 420 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अगस्त सितंबर में विजयवाड़ा में आई विनाशकारी बाढ़ ने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली और वर्ष के अंत में आए फेंगल चक्रवात ने तमिलनाडु के 14 जिलों में अभूतपूर्व तबाही मचाई और जिससे 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 19 लोगों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश 408, मध्य प्रदेश 373, केरल 355, गुजरात 230, महाराष्ट्र 286 5 स्थानों पर रहे। इन आपदाओं के कारण न केवल बड़ी संख्या में मानव जीवन की क्षति हुई बल्कि कृषि अचल संपत्तियों को भी आप देखिए भारी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदाओं का सीधा असर फसल उत्पादन, पशुधन, मत्स्य पालन पर पड़ता है। इससे लाखों छोटे किसान, चरवाहे, मछुआरे, वन आश्रित समुदायों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा संकट में आ जाती है। और इसमें सबसे अधिक चिंताजनक यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण 61,826 मवेशियों की मृत्यु हो गई। बेजुबान प्राणियों के पास आपदा के बीच त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता नहीं होती है, जिससे वे आसानी से काल के गाल में समा जाते हैं।
आपदाओं के दौरान पशुओं के लिए चारे, आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित होती हैं, जिससे स्थिति और भी विकट हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सुदृढ़ प्रबंधन से इसके प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है। इसके लिए समय पर चेतावनी प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढांचे, राहत और पुनर्वास योजनाएं तथा सामुदायिक जागरूकता अभियानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आप देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बता दिया, उनके नुकसान, चुनौतियां क्या हैं, समाधान भी बताया जा रहा है। यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना होता है, यही तो आपको बताना होता है। ये आपकी टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है, तो उसी पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि एआई की खूब बातें हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक्शन समिट, एआई के संतुलित उपयोग की चुनौती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बातें हो रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इस समय दुनिया की चिंताओं में शामिल होने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। यह चिंता नई नहीं है, और कोई एक तकनीक इंसानी सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकती है या फिर उससे नौकरियों को संकट पैदा हो सकता है। लेकिन एआई को लेकर विश्व के राजनेताओं से लेकर समाजशास्त्री जिस तरह से चिंतित हैं, उससे लगता है कि यह तकनीक आगे चलकर फायदे कम, नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकती है। और देखिए, जब कोई इस तरह की तकनीक आती है तो आपको मालूम है कि उससे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी होती हैं, उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब आप पर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देखिए कि जो चैट जीपीटी है, मेटा है, एआई, जो भी टेक्नोलॉजी आपको मिली हुई, इसके कितने फ़ायदे हैं। अगर आप फ़ायदे उठाना चाह रहे हैं, दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, तो दुरुपयोग भी है। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर गत दिनों पेरिस, फ्रांस में एआई एक्शन समिट का आयोजन हुआ। उसमें तमाम शीर्ष नेताओं, कारोबारियों, इंजीनियर्स और तकनीशियनों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने इस तकनीक को लेकर व्याप्त आशंकाओं के बीच यह आश्वासन दिया कि कोई तकनीक रोजगार या फिर इंसानी हाथों का कामकाज नहीं छीन सकती है। इसके लिए उन्होंने इतिहास की गवाही दी। पर क्या सच में एआई से रोजगार के खात्मे तथा अन्य समस्याओं का खतरा नहीं है? और आप देखेंगे कि यदि खतरा है तो उसका समाधान क्या है। तो मशीनों का अपना संसार है। देखिए, 18वीं सदी में जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति का आगमन हुआ, तो कहा जाने लगा कि अब इंसान मशीनों पर निर्भर होकर रह जाएगा। वह घोड़ा गाड़ी की बजाय एक मशीन कार में बैठेगा, एक मशीन हवाई जहाज से उड़ेगा, एक मशीन से बने कपड़े पहनेगा, मशीन से ही दुनिया भर के काम करेगा। यानी मशीन का ही गुलाम बनकर रह जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब मशीनें इंसानी हाथों से कामकाज छीन लेगी। बेशक 18वीं से 21वीं सदी तक आते आते मशीनें हमारे हर काम में जुड़ गईं और उनके बिना कोई काम करना नामुमकिन लगने लगा। पर 21वीं सदी में मशीनों से एक नया खतरा पैदा हो गया। खतरा मशीनों के समझदार हो जाने का। ये समझदार मशीनें फिलहाल हमारे निर्देशों को समझकर खुद ही काम कर रही हैं। ऊपर चुनौती यह है कि कहीं ये इंसानों से आगे ना निकल जाए। समस्या उनमें भरी जाने वाली कृत्रिम बुद्धि की है, और जो अभी तो हमारी मदद कर रहे हैं, पर विज्ञानियों की चेतावनी की एआई से लैस मशीनें हमारे सहायक के रूप में भी तभी तक काम करेंगी जब तक कि इस तकनीक का इस्तेमाल खुद की मदद करने में नहीं कर पा रही हैं। जिस दिन मशीनों ने एआई की आप देखिए मदद से अपना संसार बनाना शुरू कर दिया, तो खतरा यह है कि समझदार मशीनें इंसानों को दुनिया से बेदखल भी कर सकती हैं। खोज विकास के रास्ते की यह तो सच है कि विज्ञान जगत अमूमन किसी तकनीक या सुविधा का आविष्कार सृजन के लिए करता है। बात चाहे डायनामाइट की हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जैसी खोजों की, इन सभी का मकसद विकास करना था, विनाश करना नहीं था। लेकिन लोग विनाश करने लग जाते हैं, तब चिंता होती है। इसी तरह एआई को 21वीं सदी के पहले 2 दशकों तक खतरे के बजाय सहयोगी की भूमिका में ज़्यादा देखा गया। लेकिन साल 2022 में जब से ओपन एआई ने चैट जीपीटी को दुनिया के सामने पेश किया, और अब बात उससे भी ज़्यादा स्मार्ट डीप सीक आदि एआई टूल्स तक पहुंच गई है, तब से आप देखते हैं कि मशीनों को मिली कृत्रिम बुद्धि के इंसानों से भी आगे निकल जाने और नौकरियों से लेकर हमारी खुद की क्षमताओं के खात्मे का खतरा एक वास्तविकता में बदलते हुए प्रतीत होने लगा है। और हालांकि आप देखिए, दुनिया अभी भी उन रास्तों को तलाश कर रही है और जिनसे एआई को हमारी सभ्यता के विनाश के बजाय विकास की दिशा में मोड़ा जा सके। पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट इसकी सबसे ताज़ा पहल है, और इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं और कृत्रिम बुद्धि के कारोबार से जुड़ी हस्तियों ने इस पर विचार किया, एआई का वह भविष्य क्या हो, और जिसमें दुनिया इस तकनीक से डरने की जगह इसके इस्तेमाल से खुद की बेहतरी के इंतजाम कर सके। सम्मेलन में जुटे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख ब्रैड स्मिथ, तो गूगल से सीईओ सुंदर पिचाई और चीनी उप प्रधानमंत्री झांग गो किंग ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या एआई की भी सार्थकता उसी
तरह सामने आ सकती है। जैसे 20वीं सदी के अंत में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया ने दुनिया भर के कामकाज को आसान बनाया। उस समय भी दुनिया आशंकित थी, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तकनीकें हमारी नौकरियों के लिए काल बन जाएंगी। लेकिन हुआ इसके उलट में। इन तकनीकों ने रोजगार पैदा किए और कामकाज आसान किया है। हालांकि शुरुआती दौर में एआई से कुछ नौकरियां जा सकती हैं, पर देर सवेर हालात बदलेंगे। क्या सच में विलेन है तकनीक? असल में एआई से नौकरियों के छिन जाने का संकट असत्य नहीं है। भारत में ही कुछ टेलीविजन चैनलों पर एआई एंकर्स को खबरें पढ़ते देखा जा रहा है। हमारी आईटी सेक्टर की 10% नौकरियों पर ऑटोमेशन यानी एआई की मदद से खुद काम करने वाली मशीनों के कारण खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी ही हर साल 2 से 2.5 लाख नौकरियां पैदा कर रहे आईटी सेक्टर से हर साल 25 से 50 हजार नौकरियां एआई जनित ऑटोमेशन के कारण खत्म हो जाएंगी। भारत के अलावा कई देशों में मौजूद कंपनियां अब बढ़ती श्रम लागत के मद्देनजर उत्पादन का काफी कामकाज रोबोट और एआई से लैस मशीनों कंप्यूटरों के हवाले कर रही हैं। इसके बारे में विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस, मशहूर कारोबारी एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स तक कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में इंसानों को एआई से लैस सुपर स्मार्ट मशीनों से चुनौती मिल सकती है। क्या मिल सकती है? चुनौती मिल सकती है। एआई की मदद से जब बेहद अक्लमंद मशीनें तैयार हो जाएंगी तो ज्यादातर कारोबारी इंसानों के स्थान पर 24 घंटे तैनात रहने वाली एआई मशीनों पर निर्भर होना पसंद करेगा। हालांकि हो सकता है कि इसमें आगे चलकर स्थिरता आए और एआई के जानकारों की बदौलत नई नौकरियों का सृजन हो। कुछ क्षेत्रों में अभी से एआई के बेशुमार फायदे नजर आने लगे, जैसे चिकित्सा विज्ञान के विकास में इसके सकारात्मक इस्तेमाल की बहुत सी संभावनाएं। यही वजह रही है कि जब वर्ष 2023 में ब्रिटेन ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था तो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एआई को बहुतेरे क्षेत्रों में मददगार तकनीक के रूप में देखने और सतर्क ढंग से इसके इस्तेमाल की वकालत करते नजर आए थे। इस पर विचार करने की जरूरत है। यदि किसी तकनीक के फायदे नुकसान की तस्वीर साफ होने से पहले ही उसे खलनायक मान लिया जाए तो परमाणु ऊर्जा से लेकर कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे असंख्य आविष्कार मानवता की सेवा और बेहतरी का वह काम कभी नहीं कर पाते जैसा कि आज कर रहे हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य गवाही देते हैं कि तकनीक की तरक्की रोजगार को खत्म नहीं करती, बल्कि उससे नई किस्म की नौकरियां पैदा होती। ठीक उसी तरह जैसे पिछली सदी के अंतिम दशक में दुनिया आशंकित थी कि कंप्यूटरीकरण बड़े पैमाने पर नौकरियों की का अकाल पैदा कर देगा, लेकिन बाद में दुनिया ने देखा कि इससे इस कंप्यूटर में दक्ष लोगों को नई तरह की नौकरियां मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तकनीक से हो रहे बदलावों को स्वीकार करने और उन पर परिवर्तनों के मुताबिक खुद को ढालते हुए कारकुशल बनने वाले लोगों की मांग दुनिया में बढ़ गई। इससे साफ होता है कि भारत जैसे युवा आबादी वाले देश में एआई का सार्थक सकारात्मक प्रभाव ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटिंग, डाटा विश्लेषण, इंटरनेट आदि तकनीकों को सीखने में रुचि रखने वाले यहाँ के नौजवानों को पश्चिमी देशों से पहले की तुलना में ज्यादा कामकाज मिलेंगे। कुछ इसके फायदे रहते हैं, कुछ चिंताएं रहती हैं। आप लोगों ने फसल देखा होगा, गेहूं में आजकल आप देखिए ऐसी मशीनें आने लगी कि भाई काट भी देती है, उसमें से आप देखिए अनाज बाहर कर देती है, दाने बाहर कर देती है, भूसा बना देती है। आप समझ रहे हैं? तो सोचिए आप, एक मैंने देखा है जैसे ये बिल्डिंग नहीं बनती है तो मटेरियल मिलाया जाता है, सीमेंट, गिट्टी और वो रेत। मैंने देखा है कि एक मशीन ऐसी यहाँ चल रही थी, बगल में एक बिल्डिंग बन रही थी, वो अपने आप से उठा लेती है, सीमेंट मिला लेती है, आप देखते हैं कि पानी भर लेती है एक तरह से, और आप देखेंगे बजरी, रेत सब कुछ ले लेती है, मिला के आप देखेंगे कि छत पे ऊपर पहुंचा देती है। आप समझ रहे हैं? बहुत कम लोगों को इसमें जरूरत पड़ती है। तो और लेकिन उस ड्राइवर को आप देखते हैं कि उसमें जितने लोग काम करते होंगे बड़े योग्यता वाले होते होंगे, उससे फायदा भी उन्हें असल की पहचान हुई मुश्किल। ऐसा नहीं कि एआई से जुड़ी समस्याएं हमें परेशान नहीं कर रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने एआई की भूमिका के कारण हालात जटिल कर दिए हैं। जैसे जैसे इससे ऐसी नकल का खतरा बढ़ा है जिससे असल की पहचान मुश्किल कर दी है। साइबर फ्रॉड में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इससे कॉपीराइट के कई मुद्दे पैदा हुए और जिनकी अनदेखी करना मुश्किल है। इसके जरिए डाटा चुराने की नई तकनीक चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। शिक्षा जगत में साहित्यिक चोरी को एआई ने जैसे पंख लगाए, इससे मौलिकता को ग्रहण लग गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में एआई टूल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन एआई के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने से छात्र इसके उपयोगी पहलुओं को जानने से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि एआई का वैसा इस्तेमाल कैसे हो जो इसे उपयोगी बनाए। इसके लिए एआई के इस्तेमाल संबंधी सख्त और असरदार कानूनों की बात कही जा रही है। अभी लगभग पूरी दुनिया में इन कानूनों का अभाव है। विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि बाध्यकारी और दंडकारी व्यवस्थाएं एआई के दुरुपयोग को शायद ही रोक पाएं। इसके लिए आप देखते हैं स्थान पर स्वैच्छिक व्यवहार निर्देशिका या फिर कोड ऑफ कंडक्ट अपनाने की वकालत कर रहे हैं, और जिसमें कॉपीराइट, निजता, प्राइवेसी और उपभोक्ता सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सोच विचार किया गया हो। यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा चिंताओं के मद्देनजर बने गए कानून एआई से जुड़े मुद्दों के लिए नाकाफी हैं, और इसलिए दुनिया में एक जैसे कानून
कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करने की बात कही जा रही है। इसके लिए पेरिस में आयोजित शिखर सम्मेलन जैसी और भी बैठकें की जरूरत है। नीति निर्धारकों के साथ बड़ी कंपनियां नियामकों को एक मंच पर लाकर तय किया जा सकता है कि एआई का कहां और कितना इस्तेमाल करना है। नकल एवं निष्ठा कैसे मुद्दों पर क्या रुख अपनाया जाए। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। आप लोगों की राय मायने भी रखती है भैया। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।